आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, अभी जो सेशन हुआ उसके बाद अब हमारे साथ एक बहुत बहुत खास मेहमान आ चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। मेरे साथ हैं असुद्दीन ओवैसी जी। स्वागत है असुद्दीन ओवैसी जी का, तालियों के साथ प्लीज। दिनेश को मैं इनवाइट करूंगा ओवैसी जी को यहां पर उनसे बातचीत के लिए। वो कहते हैं ना कि आप 2 एंगल 3 एंगल इस चुनाव में देख रहे हैं, लेकिन एक एंगल जो है वो उसको आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते, और वो एंगल है सरप्राइज एंगल, और उसका नाम है ओवैसी जी। आप इनको कतई इग्नोर नहीं कर सकते। दिनेश, ओवर टू यू नाउ। बहुत स्वागत है असदुद्दीन ओवैसी आपका। और ये जो हमारा कैप्शन आप पीछे देख रहे हैं, देखिए जरा, अखिल भारतीय भाईजान। तो ये भाईजान के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। उनके साथ एक गर्मा गर्म सेशन आप आगे देखने वाले हैं। और जैसा अभी निशांत कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी पूरे देश में निश्चित रूप से वो फैक्टर हैं जिसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। उनका ये फैक्टर गुजरात चुनाव के दौरान कितना सिग्निफिकेंट है, आइए उनसे समझते हैं। असद, कैसा चल रहा है गुजरात में सब कुछ? ठीक है, अभी तक तो अच्छा चल रहा है। हम लोग 2 साल पहले म्यूनसिपल इलेक्शन में हमारे 25-26 कॉर्पोरेटर जीते थे, अहमदाबाद से, गोधरा से, मोडासा से, भरूच से। तो कोशिश चल रही है। कोई चुनाव आसान नहीं होता और मेहनत करने की ज़रूरत है, मेहनत करेंगे। तो कोशिश चल रही है। तो ये जो अखिल भारतीय आपकी प्रेजेंस है, ये इलेक्शन फाइटिंग प्रेजेंस रहेगी क्या? जाएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे, वो वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में हम लड़ेंगे? नहीं, चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का जिम्मेदार हूँ, तो चुनाव लड़ेंगे ज़रूर, उसमें बुरी बात नहीं है। चुनाव लड़ने से लोकतंत्र, जमहूरियत मजबूत होती है, संविधान में लोगों को एतमाद पैदा होता है। तो कोशिश तो करनी चाहिए, बिल्कुल हम कोशिश वही कर रहे हैं। तो आप जहाँ जाते हैं वहाँ बड़ा फैनफेयर आपका दिखाई देता है। मैं खुद उसका जामिन रहा हूँ, कई जगहों पर मैंने देखा कि देखो देखो कौन आया, शेर आया। फिर वो शेर को वोट क्यों नहीं मिलते? नहीं, मिलेंगे वोट, इंशाल्लाह मिल रहे हैं, मिलेंगे। ये जो जनरेशन है, इनमें हमारी पार्टी काफ़ी मकबूल है, और इस देश का मुस्तकबिल इसी यंग जनरेशन का होने वाला है। तो हमको और मेहनत करने की ज़रूरत है। हम उनका दिल जीतेंगे और यकीनन वो कामयाबी में तब्दील होगा, और वो अनकरीब होने वाला है। एक्चुअली इंटरप्रिटेशन आपके ओपोनेंट्स इसका ऐसा करते हैं कि आप पहुंचकर वहां वोट काटने का काम कर देते हैं। जीतना आपके टारगेट्स में होता नहीं है, आप वोट काटते हैं, और अच्छा, वहां आपका ये सिग्निफिकेंस है। अभी जो हमारे से पहले महाशय यहाँ बैठे थे, वो तो कांग्रेस के थे, भाजपा में हमसे पूछ के गए। हार्दिक पटेल को क्या आप और हमने मिलकर गुलाब जामुन खिलाया, या आपके बॉस हेमंत साहब ने बुलाकर उनको कुछ तरकारी की बिरयानी खिलाई, वो भाग गए? ऐसे 12-13 एमएलए भाग गए। कब तक हमको बोलेंगे? देखिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी, हमको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब कल कांग्रेस ने बापूनगर अहमदाबाद से हमारे एक कैंडिडेट को पैसे देकर खरीद लिए। अब उस पर क्या बोलेंगे आप? तो हमको पूछने की जरूरत ही नहीं है किसी से। हम लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, जीत हार होगी। हम इलेक्शन लड़ते हैं जीतने के लिए। अब कोई हारेगा कोई जीतेगा तो उससे मुझे क्या मतलब है। मगर अगर आंकड़ा देखेंगे तो राहुल गांधी क्यों हारे? हम नहीं थे। यहाँ से आपके 12-13 एमएलए भाग गए, हम नहीं थे। फिर उत्तर प्रदेश की मिसाल दी जाती है, 400 सीट पर कांग्रेस लड़ी, उसका कोई नहीं बोलता। बसपा 400 पर लड़ी, उस पर कोई नहीं बोलता। आजमगढ़ की पार्लियामेंट सीट हम नहीं लड़े, बीजेपी जीत गई। तो ये सब बहुत से हैं। तेलंगाना में हम 2 मरतबा कांग्रेस हार गई, बीजेपी भी हारी, उसका कोई जिक्र ही नहीं करता। मगर इससे एक बात साफ जाहिर हो जाती है कि कोई भी पार्टी, चाहे वो सेकुलर हो या बीजेपी की तरह हिंदुत्व आइडियोलॉजी पर चलने वाली हो, वो भारत की पॉलिटिक्स में मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट या रिप्रेजेंटेशन देखना नहीं चाहती। एक तरफ बीजेपी ने मुसलमानों को इनविजिबल कर दिया, दूसरी तरफ कांग्रेस हो या आरजेडी हो, समाजवादी हो, एनसीपी हो, ये तमाम पार्टीज ये चाहती हैं कि भाई आप खाली वोट डालिए बस, और कुछ मत करिए। नहीं तो फिर ऐसा क्यों होता है कि आप इंटेंशनली ऐसा नहीं करते, लेकिन एंड रिजल्ट ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाता है? कहाँ? हम तो बोल रहे हैं, बताओ। गोपालगंज में क्या हुआ? आपको 12,000 वोट मिले, वो 2,000 के आसपास से हारे। वो उनको मिल गए होते तो आरजेडी जीत जाता। नहीं, हमारे पंकज भाई यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए गोपालगंज में सिटिंग एमएलए किसका था? गोपालगंज में सिटिंग एमएलए बीजेपी का था।
आप सत्ता में हैं और आप जीत नहीं पा रहे हैं और आप ब्लेम कर रहे हैं एक मुसलमान को। भाई जो 11,000 वोट हमको मिले, बिहार की जनता जो है इस देश में सबसे ज्यादा पॉलिटिकली कॉन्शियस होती है, आप उनकी तौहीन कर रहे हैं। वो हमको वोट डाले, उनका इख्तियार है वोट डालना, आप खड़े ही क्यों हो रहे हैं? ये क्या बात है? खड़े होना ही तो जिंदगी की मिसाल है। जिंदा रहना और नहीं रहने में फर्क है कि अब खड़े होना चाहिए आपको। आप हो रहे खड़े क्यों हो रहे? भाई आपको यादव परिवार पूरा सत्ता में रहेगा तो वही अच्छा है क्या? लड़े, फिर लड़ेंगे। हम तो नहीं लड़ना चाह रहे थे, हम तो सीमांचल के तक अपने आप को महदूद करके रखे थे। हमारी लड़ाई सीमांचल की, इंसाफ की थी। मगर आपने हमारे 4 विधायक को आपने खरीद लिया और आपने दायरे को बढ़ा दिया। हम जाएंगे आगे। तो एक तो आपके जीतते नहीं, अगर 2, 3, 4 कहीं जीतते हैं वो खरीद लिए जाते हैं। आप कहते हैं हमारा मकसद ये है कि हम सदन में एक भी बंदा पहुंचा पाए तो हमारे लिए ये जीत है, क्योंकि वो हमारी आवाज बुलंद करेगा, लोगों की आवाज बुलंद करेगा। वो 2, 3, 4 जो होते हैं वो बाद में खरीद लिए जाते हैं, तो आवाज कैसे बुलंद होगी? नहीं, अब देखिए, जो जमीर फरोश होते हैं वही बिकते हैं। जो गयूर होता है, जो अपनी इज्जत के लिए मर मिटता है, वो तो कभी इज्जत का, ज़मीर का सौदा नहीं करता। तो ज़मीर फरोश है, अपने आप को बेचना चाहते हैं तो बेच देते हैं। मगर हो क्या किया हो रहा है कि सीमांचल की जनता को उन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया और उसका जवाब सीमांचल की जनता बिहार के चुनाव के वक्त देगी। ये ऐसा तो नहीं होता जैसे आप सुभाषपा के साथ, मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में हाथ मिलाना चाह रहे थे, किससे? बाद में ओम प्रकाश राजभर के साथ, और बाद में आपको वहां पे आपने फिर लैला वाला जिक्र भी किया, मजनू वाली बातें भी की। मैं एक बात जानना चाहता हूं, क्या आपको पॉलिटिकल टूरिस्ट के तौर पे तो नहीं देखा जाता अलग अलग जगहों पे कि आए हैं, कुछ दिन रहेंगे, देखते हैं कौन आ सकता है? इसीलिए वो जो आपके साथ लड़ते हैं लोग चुनाव, वो भी बाद में देखते हैं कि किधर जाके बैठने पर, किनके साथ चले जाने पे हमारा फायदा होगा। यानी किसी के भागने से, जाने से तो हमारे हौसले या हमारा अज़म में कमी नहीं आएगी। हमारा एक मिशन है और हम ये समझते हैं कि उस पर काम करने की ज़रूरत है। अब जिनको फास्ट फूड की पॉलिटिक्स में भरोसा है तो वो तो करेंगे, मगर हम एक मकसद के तहत काम कर रहे हैं और कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अब रहा सवाल उत्तर प्रदेश का, हर पॉलिटिकल पार्टी अलायंस के लिए कोशिश करती है। बाज़ अलायंस होता है, बाज़ नहीं होता है। हम बाबू सिंह कुशवाहा साहब से अलायंस में थे, फिर बिहार में कुशवाहा साहब जो भी जेडीयू के प्रेसिडेंट बने हैं वो हमारे साथ थे। तो ये तो होगा। तो ये लोग आपके साथ आइडियोलॉजी के स्तर पे नहीं जुड़ते क्या, वो जो चुनाव लड़ने आते हैं? हम क्यों वल्नरेबल होते हैं कि कोई भी आए पोच कर ले, कोई भी आए उनको अपनी तरफ ले जाए? आपसे आते होंगे जब टिकट के लिए बोलते होंगे तो आप उनकी स्क्रूटनी करते होंगे ना? नहीं, हम तो देखिए, अब बिहार में कुशवाहा साहब से हमारा अलायंस था, वो उसमें बसपा भी साथ थी, हम भी थे। बाद में चुनाव के बाद वो नीतीश कुमार को ज्वाइन कर लिए, तो वो इस सवाल का जवाब वो दे सकते। अभी भी हमारा अलायंस उत्तर प्रदेश में बाबू सिंह के साथ है, अभी भी है उत्तर प्रदेश में। आप देखेंगे कि अब जो लोकल बॉडी इलेक्शन होंगे हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे उसमें। ये आप जो कह रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का आपने नाम लिया, मुझे याद आ रहा है कि अभी आपने नीतीश कुमार को एक्सपायरी डेट की दवा तक बता दिया और भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत ही आकर कहा हाँ हाँ देखिए वैसी सही कह रहे हैं, और जैसे ये होता है वैसे लोग कहने लगते हैं आप बीटी में। अब हम भारतीय जनता पार्टी ये क्यों भूल जाती है कि गुजरात में जो उनकी 27 साल से सरकार है, यहाँ पर सिर्फ 16 सिटी स्कैन की मशीनें हैं, 5 MRI है। इस पर भी बोलना चाहिए, बीजेपी को एक्सेप्ट करना चाहिए। और सिर्फ 20 जिलों में, 33 में से 20 जिलों में सिटी स्कैन है, 28 जिले में MRI नहीं है। सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हाईएस्ट यहाँ पर है। आपके गुजरात में हाईएस्ट नंबर ऑफ सिकल सेल एनीमिया है। ये भी तो मानना चाहिए ना, भाजपा को भी मानना चाहिए कि 7% मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन था गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, अब गुजरात में आ गया 1%। भाजपा को भी मानना चाहिए कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट को, उसकी बेटी के कातिलों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने छोड़ दिया। भाजपा को यह भी मानना चाहिए कि नरोडा पाटिया में जिस शख्स ने 92 मुसलमानों का कत्ल किया, उसको कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी, आज वो भाजपा के लिए काम कर रहा है, इलेक्शन कैंपेन कर रहा है। वही उत्तर प्रदेश में वो नाहिद हसन जेल में था तो अमित शाह ने क्या क्या कह दिया, मगर यहां पर एक कातिल
बीजेपी के लिए काम कर रहा है तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये भी तो है ना कि भाजपा एक मुसलमान को टिकट नहीं देती, वो भी मानना चाहिए। नहीं, लेकिन ये भी तो हमने देखा ना कि अभी आपके AIMIM के 3 नेताओं को सर तन से जुदा वाले नारों के चलते उनको बुक किया गया है। हाँ, बुक तो इधर भी देखना पड़ेगा ना अपनी तरफ भी। नहीं ठीक है, बुक तो किया गया है ना। यहां पर जो दिल्ली में उनका MP बोला था कि मुसलमानों का इकोनॉमिक बॉयकॉट करो, वो तो अमित शाह के साथ बैठकर चाय पी रहा है, उसको तो कुछ होता ही नहीं है क्योंकि पप्पा जी की पार्टी के हैं वो। ये अमित शाह आपने नाम लिया, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अमित शाह आपको बताते हैं कहां से चुनाव लड़ना है, कहां से खड़े होना है, नहीं होना है। ये बात सच है क्या? नहीं, आपके घर पे डील नहीं हुई अब की बार गुजरात में, इसलिए हम सिर्फ 14 लड़ रहे हैं। आप करवा देते तो शायद बढ़ के लड़ लेते। होती है डील? नहीं, आपसे जरिए से हो सकती है डील, किसी से नहीं हो सकती है। मुझको आप श्रेय दे रहे हैं ये? नहीं बिल्कुल, आप अगर आपने इससे पहले ऑफ द रिकॉर्ड कहा था, मैंने कहा यस करवा दीजिए डील। ऑफ द रिकॉर्ड आपसे कहा था डील हाँ, करा, मतलब आप मानते हैं कि अमित शाह आपसे कहते हैं और वो जरिया आप जिसको बना दीजिए, मेरा नाम ले लीजिए किसी और का, लेकिन आप ही के जरिए आपने ऑफर दिया था, हमने कहा कि हम सौदा नहीं करते जमीर का। तो फिर उनको भी समझा देते जिनको कांग्रेस ने खरीद लिया। अब वो जो बेजमीर है बिक जाता है ना। अच्छा, ये आप जब जाते हैं, जैसे सूरत गए, वहां पे ऐसा क्यों हुआ कि वो जो ऑडियंस आपको सुनने आई थी वो आपके अगेंस्ट नारे लगा रही थी, काले झंडे दिखा रही थी, वो तो मुस्लिम यूथ था वहां? नहीं, ऐसा है 12,000 की भीड़ में 4 लोग काले झंडे दिखा रहे थे और उसके दूसरे दिन चिल्ड्रंस डे था, तो बच्चों को शौक हुआ कि पप्पा जी के नाम पे नारे लगाए। हमने कहा लगा लो, और हमने कह दिया कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। अब क्या करेंगे? अच्छा, अगर वही कोई काले झंडा ले जाकर प्रधानमंत्री के सभा में कहता कि जस्टिस फॉर बिल्किस बानो, कितना दबाव पड़ जाता आप पे TV9 पे, चलाओ इसको, देखो प्रधानमंत्री का सिक्योरिटी ब्रीच हो गया। ये आपको पता चलता है कि आपके यहाँ पे आता है क्या ये वाला टेलीग्राम, कहाँ दबाव पड़ रहा है कि नहीं? आता है, जैसे आप कह रहे हैं कि वो डील में मैं शामिल, आता है, आपके यहाँ आता है टेलीग्राम? आता है। क्या लिखा रहता है उसमें? बहुत सी चीजें लिखी रहती है, नहीं बता सकते यहाँ पर, हम आपसे मोहब्बत करते हैं इसलिए बहुत चीजें छुपा लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मोहब्बत खत्म कर दी थी आपने जब डील वाली बात कर रहे थे, अभी मोहब्बत याद आ गई आपको? नहीं, देखिए मोहब्बत करनी चाहिए मगर सच्चाई को छुपाना नहीं चाहिए। ये जो आप सच्चाई को जाहिर कर दिया मगर मोहब्बत के बिना पर और ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। खुदा बचाए ऐसी मोहब्बत से। लेकिन मैं अब एक बात ये भी समझना चाहता हूं कि ये आप इतनी सारी जो बातें कह रहे हैं, इतने सारे मुद्दे, और वहां भी आपने योगी जी को मठ में और मोदी जी को पहाड़ों में भेज दिया था, आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में चुनाव की बात आप कर रहे थे, वहां कुछ हासिल नहीं हुआ। यहां आप तमाम बातें कह रहे हैं, जैसे अभी जो मुद्दे आपने गिनाए, वोट क्यों नहीं आते आपके मुद्दों पे? सर देखिए ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी की जर्नी में ये स्टेज है, ये स्टेज हमारे लिए स्ट्रगल का है, ये स्टेज हमारे लिए मेहनत करने का है। इस हर पॉलिटिकल पार्टी को से गुजरना पड़ता है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, TRS हो, ऐसे कई पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिटिकल जर्नी में स्टेज आता है आपको, और ऐसे वक्त में हमको साबित कदम रहना पड़ेगा। हम रह रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो वो ये पूछते हैं कि जिन लोगों की रहनुमाई की आप बात करते हैं, वेस्ट बंगाल में 25% से ज्यादा की पॉपुलेशन उस वोट बैंक के होने के बावजूद तो आपके हाथ कुछ लगता नहीं है। 9% में क्या करेंगे आप? 6 सीट हम लड़े वेस्ट बंगाल में, सिर्फ 6, और वो भी कोविड की नजर हो गया, कैंपेन वहां पर रुक गया पूरा। अभी भी हम वेस्ट बंगाल में मेहनत कर रहे हैं, कहाँ छोड़े मैदान। आज भी हमारा संगठन मजबूत हो रहा है वहां पर, बिल्कुल मजबूत हो रहा है वेस्ट बंगाल में, और आप देखते जाइए। अच्छा, वेस्ट बंगाल की आप बात करें, ममता बनर्जी ने RSS की तारीफ कर दी मगर फिर भी वो सेक्युलर है। नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया मगर बोलते नहीं मोदी जी बड़े अच्छे हैं। अब आप बताइए ये क्या हो रहा है? इल्जाम तो हम पे लगता है मगर इनका भी तो किरदार देखिए आप। तो आप मतलब वो जो थर्ड फ्रंट वाला कोई कुछ लोग सोच रहे हैं उसको आप अभी से खारिज कर रहे हैं कि उधर तेलंगाना में जो आपके मित्र हैं सत्तारूढ़, उनके साथ तो है ना आप? नहीं, वो हम चाहते हैं कि 2023 में दोबारा KCR की सरकार बने, हम चाहते हैं, हमारी उम्मीद है। अब देखें क्या होता है। लेकिन उनके साथ अगर कोई कोशिश होती है और वो कहते हैं कि ठीक है हमको चलना चाहिए, ममता बनर्जी के साथ भी चलना चाहिए, तो ये कायम रहेंगे आप या चल देंगे साथ? नहीं, इस मामले में कोई हमसे बात नहीं किया है और हमसे बात भी नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, एक बात याद रखिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं आपके प्रोग्राम में
कि ये सेकुलर पार्टीज जो अपना सेकुलर कहती हैं वो कभी भी मुसलमानों के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के कायल ना थे ना कभी रहेंगे। इनका एक ही है कि मियाँ जी सिर्फ वोट डालते रहे, मुशायरा कराएं और ईद के दिन ये घर पहुंच जाते हैं शीरखुरमा पीने, उसके बाद मामला ख़त्म, आप जियो मरो, उनको कोई फिक्र नहीं है। यही इनका असल पॉलिटिक्स है, यही इनका असल मकसद नहीं रहा। तो आपसे भी तो ये पूछते हैं ना लोग कि जब वहाँ कभी मुश्किल आती है, नो कॉन्फिडेंस वाली बात आती है, तो कांग्रेस आपके पास आती है, कहती है हमारे लिए देखो, न्यूक्लियर डील के समय आपकी हाँ, तरफ वो लोग बिल्कुल। देखते हैं। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस के नेतृत्व में कोई अगर आगे कोशिश होती है सरकार बनाने की, तो आप उसके हिस्से रहेंगे? अरे भाई, हम जितनी गालियां हमको दी जाती हैं, कोई दिन नहीं जाता गाली देते हैं, ये टीम वो टीम, वहां बिक गए, यहां खरीद लिए, यहां ऐसा कर लिए। यह बात आपकी सही है, न्यूक्लियर डील में तो कम्युनिस्ट पार्टी मुखालिफत में थी, हमने सपोर्ट किया इनको, आज कम्युनिस्ट पार्टी इनके लिए अच्छे हो गए हैं। आंध्र प्रदेश उस वक्त था जब इन्हीं के एमएलए इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए, तो हमारी पार्टी ने इनका सपोर्ट किया था। तो ये हकीकत है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आप हाँ ना में बताइए ना, कांग्रेस क्या? के साथ जाएंगे कि नहीं सरकार बनाने की किसी सर कोशिश देखिए, में? मैं जो है ना, मैं होरोस्कोप में बिलीव नहीं करता हूँ, ना मुझे नॉलेज ऑफ अनसीन है। मुझे नहीं मालूम कि कल तक मैं जिंदा रहूंगा या आप रहेंगे, किसको पता है कौन कहाँ रहेगा। देखते हैं, जब हालात पैदा होंगे ऐसा तो देखेंगे। भाई मुझे प्रधानमंत्री बनना नहीं है, जिसको बनना है वो करे कोशिश। तो कम से कम आप ये कह रहे हैं कि दरवाजे बंद नहीं है, सोचा जा सकता है। सर सियासत में दरवाजे होते ही नहीं है, किसने कहा दरवाजे होते हैं? आपके पास हैं कितने दरवाजे, कहाँ खुले हुए हैं? कहाँ सर, एक बड़ा मैदान में लड़ना पड़ता है, कहाँ दरवाजे होते हैं? दरवाजे जिसके होते हैं वो तो कभी नहीं आगे बढ़ते। नहीं तो ये भी कि दरवाजे कहाँ कहाँ खुले हुए हैं। एक तरफ बी टीम की बात होती है, दूसरी तरफ आपको कहा जाता है कि इनके साथ आप मौका पड़ने पे जा सकते हैं। मतलब सब तरफ संभावनाएं खुली हुई हैं। देखिए, हर कोई हमारे तरफ से सब कुछ बोल जाता है, हम तो कुछ बोलते ही नहीं है। जब मौका आएगा बोलेंगे, अभी तो कोई मौका दिखता ही नहीं हमको, वो मौका दिखता ही नहीं है कुछ भी ऐसा। यहाँ फिर से चुनाव की बयार है और यूसीसी की बातें हो रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी इस पर कुछ नहीं, मैं यूसीसी के खिलाफ था और रहूंगा मेरी पार्टी। जब चौहान साहब लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, हमने लिखकर उनको दिया था कि हम यूसीसी के खिलाफ हैं। हम बीजेपी से पूछना चाह रहे हैं कि आप यूसीसी की बात कर रहे हैं, तो गुजरात में कोई अपना रिलीजन अगर बदलना चाहता है तो बगैर परमिशन के बदल नहीं सकता। कौन से यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं? डिस्टर्ब एरियाज एक्ट है, यहां पर अगर कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम का घर खरीदना चाहता है तो इजाजत नहीं मिलती। तो कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं? बिल्किस बानो के रेपिस्ट को, उसकी बेटी के कातिलों को आप छोड़ देते हैं, कौन से यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं? कौन से यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं, बताइए ना हमको। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिन मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता है, शादी की उम्र तय हो, शादी की उम्र 125 देशों में लड़का लड़की की बराबर है, बल्कि विरासत की बात तय हो, तलाक के ग्राउंड तय हो, उनकी प्रक्रिया तय हो। अच्छा, क्या इन चीजों में आप डिसएग्री करते हैं कि ये नहीं आने चाहिए कॉमन सिविल कोड के तरह, एक देश एक कानून हो जाना चाहिए? सेक्शन 2 स्पेशल मैरिज एक्ट, मैरिज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी में आपने मुसलमानों को दूर कर दिया, इंक्लूड करेंगे आप? सेक्शन 21 स्पेशल मैरिज एक्ट, आपने आदिवासियों को उसको एग्जम्पशन दे दिया। सेंट्रल एक्ट कैसा स्टेट गवर्नमेंट उसको ओवररूल करेगी? हिमाचल में बीजेपी ने कहा कि हमने यूसीसी लाएंगे वहां पर। चलिए, मैं एग्रीकल्चर लैंड खरीदना चाहता हूं, नहीं खरीद सकता मैं, सेक्शन 118 है। सरकार स्पेशल परमिशन दी थी वाजपेयी साहब के परिवार को, उनकी फैमिली को, और गांधी परिवार के एक मोहतरमा को। सेक्शन 118 निकालिए आप कहते हैं लड़कियों को प्रॉपर्टी में, एग्रीकल्चर लैंड में लड़कियों को शेयर देंगी बीजेपी, बताइए हमको, आप देंगे? अच्छा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स रिबेट आपको मिलता है, मुझे नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलेगा भाई? ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है। अच्छा, कौन सा स्कूल ऑफ थॉट होगा? दया भागा होगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा? मेरे पास निकाह जब मैं करता हूं तो कबूल है, वहां पर 7 फेरे हैं। ईसाइयों में आई डू है। भाई, इस मुल्क की खूबसूरती उसकी डाइवर्सिटी, उसका प्लुरलिज्म है, वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये जब बेसिक अच्छा, और एक चीज, आर्टिकल 29 में मेरे को राइट टू कल्चर का प्रोटेक्शन है, कैसा छीनेंगे आप मुझसे? कैसा छीनेंगे मुझसे आप? अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है वो, कैसा छीनेंगे आप मुझसे? आप ये बीजेपी ये करना चाह रही है, आरएसएस ये करना चाह रही है कि मुसलमानों के लिए यूसीसी होगा
और हमारे हिंदू भाइयों के लिए हिंदू कोड बिल होगा। वो बोलेंगे नहीं नहीं ये तो कल्चर का हिस्सा है, वहां कल्चर का प्रोटेक्शन हो जाएगा, यहां से आप मेरी आइडेंटिटी छीन लेंगे आप। यही तो भाजपा चाहती है। नहीं, आप ये हमेशा कहते रहे हैं और आप तो बैरिस्टर हैं, ये जानते हैं कानून के दावपेच, लेकिन जो जितना मैं जानता हूँ वो ये जानता हूँ कि जब आप ये फंडामेंटल राइट और ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं, तो आर्टिकल 36 ही ये कहता है ना कि दिस इज नेवरदलेस बाइंडिंग ऑन द स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। क्या आप इसको मानते नहीं है कि ये भी कहा गया था कि 10 सालों के भीतर भीतर सरकारें इस बारे में सोच लें और काम करें आगे आके? क्या, किस बारे में? फंडामेंटल राइट्स, आप ये कहते हैं कि हमारा जो मौलिक अधिकार है, हाँ। वो नीति निर्देशक तत्व जो है उसको छीन नहीं सकते हैं। हाँ। मैं ये जानना चाहता हूं कि उसी समय तो कॉन्स्टिट्यूशन 23 नवंबर 1948 को ये बात कही गई थी कि 10 सालों के भीतर भीतर इस पर काम कर लीजिएगा, क्योंकि ये नेवरदलेस ये भी जो है ये फंडामेंटल है फॉर द स्टेट टू गवर्न थ्रू दिस। देखिए, बीजेपी बार बार बोलती है एक देश एक कानून। भाई तो कंकरेंट लिस्ट क्यों है, स्टेट लिस्ट क्यों है, यूनियन लिस्ट क्यों है? कहां है बताइए? देश में एक देश में कानून कैसे रहेगा? स्टेट के पावर्स अलग हैं, यूनियन के पावर्स अलग हैं, कंकरेंट लिस्ट अलग है। क्या आप और हम उठकर सीधा लक्षद्वीप जा सकते हैं बगैर परमिशन लिए? अरुणाचल नहीं जा सकते हैं। राइट टू कल्चर भारत के संविधान में एक अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है, और मैं अपने कल्चर के प्रोटेक्शन का राइट उससे लेता हूं। आप कैसे छीनेंगे मुझसे? आप अच्छा, और एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है भाई। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शराबबंदी की बात हुई ना, कर दीजिए शराब। आप शराब बंद कर दीजिए महीने में 2 दिन, देखिए पूरे दिल्ली मुंबई में फसाद हो जाएगा, राइट्स हो जाएंगे। शराब नहीं मिलेगी तो रात में टॉनिक बंद कर दीजिए आप। 2 दिन बंद करिए महीने में। चलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल का बोलिए कि हम हफ्ते की रात और फ्राइडे की रात कोई शराब नहीं पिएगा, पूरे पब्स बंद। देखिए रोड क्या कर, रोड पे निकल के क्या करेंगे। इसलिए आप कहते हैं कि हम इधर आएंगे गुजरात में स्लॉटर हाउस का नंबर बढ़ा देंगे। स्लॉटर हाउस तो कितने चल रहे हैं बताइए? सिर्फ 2 चलते हैं गुजरात में, पूरे बंद हैं। अच्छा ये आप बताइए, ये हर त्योहार के वक्त ठेला बंडी जो नॉन वेजिटेरियन बेचते हैं उनको बंद कर देते हैं। भाई केंटकी फ्राइड चिकन के तो ओनर पंडित लोग हैं, वो त्योहार के वक्त केंटकी फ्राइड बेचेंगे और एक गरीब बेचारा बंडी लगाकर बेचता है तो उसको बंद कर देंगे, मगर केंटकी फ्राइड चलेगा। अच्छा, जितने एक्सपोर्ट के जो बफेलो एक्सपोर्ट होता है मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम है उसमें। कंपनीज का वेबसाइट है रजिस्ट्रार का, देख लीजिए उसमें आप। ये देखिए, क्योंकि वहां डॉलर आ रहा है देश को, तो आपको डॉलर की जरूरत है, वो गरीब को आप बेरोजगार कर देंगे जो बंडी पर दुकान लगाता है। अहमदाबाद में किया आपने, कांका नहीं कर दिया आपने, क्यों रोकते हैं साहब? नहीं तो ये क्या पॉलिटिकली करेक्ट है? ये आपके लिए वोट फेच करेगा? ये जो आके आप गुजरात में कह रहे हैं कि नंबर ऑफ स्लॉटर हाउस बढ़ाऊंगा, जो हमारे कुरैशी भाई हैं अरे क्यों नहीं? उनका प्रोफेशन है। पसमानदा मुसलमान से मोहब्बत इतनी है कि उनका प्रोफेशन बंद कर देंगे आप बीजेपी वाले। एक्सपोर्ट अलाउ करेंगे मगर लोकल डोमेस्टिक जिनका प्रोफेशन है उनको बर्बाद कर देंगे आप। तो आप ये कह रहे हैं कि गुजरात में आकर, महात्मा गांधी की धरती पर आकर, आप पसमानदा मुसलमानों के लिए खास तरीके से सोचते हुए उनके स्लॉटर हाउस के नंबर्स बढ़ाएंगे ताकि उनका यहाँ पर उनकी आजीविका चल सके। उनका प्रोफेशन है। गांधी की सरजमीन है मगर बिल्किस का रेप हुआ। गांधी की सरजमीन है मगर मोरबी का ब्रिज गिरा, उसका ओनर अभी तक पकड़ा नहीं जाता। मगर गरभा में अगर कोई पत्थर फेंकता है तो रोड पर लाकर जनता के सामने बिठाकर सीटी मारकर उनको लाठियों से पीटा जाता है। ये गांधी की सरजमीन में भी हो रहा है। हम ये भी तो देख रहे हैं ना। गांधी की सरजमीन में सबसे ज्यादा सिकल एनीमिया यहां पर है। पॉवर्टी कितना है गुजरात में, गांधी की सरजमीन में देख लीजिए आप। कितना आपने कम किया। दूसरे स्टेट्स 15% कम किए, गुजरात में कुछ नहीं किया। फिर भी मोदी जी बोलते मैंने गुजरात को बनाया। क्या बनाया आपने? आपने सबको बना दिया मगर गुजरात को नहीं बनाया। तो ये जितना सर आप गिना रहे हैं, ये हमारे सामने यहाँ मंच पर आप गिना रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया से लेकर तमाम बातें आपने कही, ये वो मुद्दे हैं जिस पर आप जनता के बीच में जाकर बात करेंगे और जनता आपकी आवाज सुनकर आपको वोट देकर आपको मजबूत बनाएगी और विधानसभा में आपके लोगों को भेजेगी। यकीनन ये पूरे इश्यूज तो सबके इश्यूज है ना, सबके इश्यूज हैं। आप बताइए जहां जहां अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान की आबादी है, दलितों की आबादी है, चलकर देखिए हमारे साथ कितने स्कूल नजर आते हैं आपको, देख लीजिए। अच्छा एक स्कूल दिखा रहा हूं, रखियाल एक इलाका है,
फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे स्कूल था, नीचे कमर्शियल शॉप्स हैं, तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं ऊपर अनसेफ है, नीचे के कमर्शियल शॉप्स को आप सेफ हैं। कितने स्कूल्स आपने बंद कर दिए? अगर 100 बच्चे रहे तो स्कूल्स बंद नहीं होते ना, मर्जर होना चाहिए। 200 बच्चे आपने खत्म कर दिए स्कूल्स को, ये उर्दू स्कूल्स को, गुजराती स्कूल्स को। बताइए आपने क्या किया फिर? अच्छा, कितने सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स गुजरात में सर बताइए, आप पूछ लीजिए भाजपा वालों से, नहीं बोलेंगे आपको, नहीं बोलेंगे। यही तो मुद्दे हैं। और कांग्रेस उनकी छोटी पार्टी बनी हुई है, 27 साल से भाजपा को नहीं हरा पा रही है। लेकिन जब आप ये कंपैरिजन में देखते हैं दूसरे स्टेट्स के मुकाबले, यहाँ के डेवलपमेंट इंडेक्स को भी देखते हैं और एनसीआरबी के आंकड़ों को देखते हैं आप अपराधों के लिहाज से, तो तुलनात्मक रूप से ये राज्य आपको अच्छा करता हुआ दिखाई देता है या आप उसको भी अपने तरीके से देखते हैं? आप नीति आयोग के का डेटा देख लीजिए। मेरा क्यों यकीन करते हैं आप गुजरात के बारे में? आप फिर फैसला कर लीजिए। अगर आप बोले तो फोन खोल के सुना देता हूं पूरा आपको, इनका चट्टा बट्टा देख लीजिए आप, गुजरात में क्या किया इन्होंने, बीजेपी वालों ने। अब बताइए ना, मैं तो आपको सिटी स्कैन कितने डिस्ट्रिक्ट्स में, एमआरआई कितने डिस्ट्रिक्ट में, बताइए आप, बता दीजिए। बीजेपी वाले बोल दें। एक ब्रिज गिरता है, 50 बच्चे मर जाते हैं 150 में से, 2 साल के बच्चा है, उस ओनर को आप नहीं पकड़ते? क्यों नहीं पकड़ते? पत्थर फेंकने में आप लाठी मारेंगे रोड पर लाकर, मगर क्योंकि वो दौलतमंद है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको हाथ नहीं लगाया जाएगा। गरीब की ठेला बंडी की दुकान बंद होगी, गरीब पर पीटा जाएगा, सब होगा। तो ये जो बातें आप कह रहे हैं, इसके लिए फिर आपको लगातार 4-5 साल यहाँ रहकर ये काम करना चाहिए या इलेक्शन के समय आकर करने चाहिए? सर 2 साल से तो हमारी जनाब साबिर काबुलीवाला साहब की लीडरशिप में काम हो रहा है, और भी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। साबिर काबुलीवाला को तो बहुत सारे लोगों ने, आपके स्टेट के जो लोग हैं, जैसे फैजल उनमें से एक हैं जो गोधरा में ये कह रहे थे कि यहाँ से किसी को मत लड़ाइएगा, एक नूरानी साहब, ये तमाम लोग ये कहते हैं कि यहाँ कई जगह ऐसी है जहाँ से ना लड़ें तो अच्छा है। अब ये देखिए, ये एक बड़ा आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा सब्जेक्टिव आर्गुमेंट है। हम 13 लड़े तो बहुत से लोग नाराज है कि सर हमको कम से कम 30 लड़ना चाहिए था। मैं बहुत से लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं। सही है, उनकी ओपिनियन है, उनका राय है, हमने एक फैसला लिया और सब फैसले के पाबंद रहेंगे। और वो भी पार्टी फोरम में नहीं कहते, वो ऐसे कहते हैं कि पूरी दुनिया को पता चले कि वो बताना चाहते हैं कि इस जगह से मत लड़ना, इस जगह से मत लड़ना, मत लड़ो वरना हार जाओगे। उनको जरा शोहरत का जुनून पैदा हो जाता है थोड़ा थोड़ा, उनको चाहिए, उनको भी टीआरपी चाहिए, बोल देते हैं। और ऐसे लोगों को आपने लिया हुआ है? नहीं, अब वो बोल देते हैं, बोलने के बाद हम उनको बताते हैं कि भाई साहब टीआरपी आपकी नहीं पार्टी की होगी, आप बैठे रहिए आराम से। तो फिर अब सब सेट हो गया है या अभी? नहीं, अब तो हम चुनाव लड़ रहे हैं, अब वो जो बोले हैं बोलते रहेंगे, हमको जो करना है करेंगे। तो फिर फाइनली कितनी सीटों पे और क्या स्ट्राइक रेट रहेगा आपका? 13 सीट पे लड़े हैं। देखिए, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको स्ट्राइक रेट नहीं बोलेगी, हर एक बोलेगी डॉन ब्रैडमैन की तरह होगा। तो कोशिश करना हमारा काम है, अच्छा चुनाव हम लड़ रहे हैं, पहली मर्तबा लड़ रहे हैं, हमको यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अच्छा नतीजा आएगा। यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, लेकिन देश के जो मुद्दे हैं उस पर भी ओवैसी जी क्या राय रखते हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, यहाँ के लोगों की निगाहें रहती हैं। और अभी आफताब श्रद्धा के मुद्दे में जो हुआ, उस पर ओवैसी जी क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये भी यहाँ के लोग सुनना चाहते हैं। ये तो हीनियस क्राइम है महिलाओं के खिलाफ। इसको आप हिंदू मुस्लिम करके देख के महिलाओं की आप बेइज्जती कर रहे हैं। भाई तंदूर का वाकया हुआ था, एक सिख लड़की को जला दिया गया था, उसको क्या कहेंगे? सिख और हिंदू कह देंगे उसको आप। ये महिलाओं के खिलाफ जुल्म हो रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। ये जो मर्दों की सिख मानसिकता है उसको बदलने की जरूरत है, इसको हमको उस तरह से देखने की जरूरत है। मगर अफसोस के उसको भी हिंदू मुस्लिम कर दिया गया है। अभी कुछ देर पहले यहाँ गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने कहा कि, और अभी तेजस्वी सूर्या भी ये बात कह के गए कि ये वन ऑफ इंसिडेंट्स नहीं है, ये एक पैटर्न है जो कई जगहों पर चल रहा है और फॉलो हो रहा है, और ये एक्चुअली लव जिहाद वाली बात है और इसको आप कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अच्छा, आपकी राय? मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या किया, शाहनवाज हुसैन ने क्या किया? कहे का लव जिहाद है? आप आंकड़े दीजिए लव जिहाद के, क्यों लव जिहाद कहते हैं आपने? केरला हाई कोर्ट ने कहा था, उसको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उस बच्ची का इतना मशहूर केस सुप्रीम कोर्ट को चला गया था। ये महिलाओं के खिलाफ जुल्म हो रहा है, ये हमको कहना पड़ेगा, ये हम इसको मानते हैं। ये क्या बात है कि लव जिहाद का नाम दे देंगे आप? कहां जाके रुकेंगे आप? किस जानिब जाके रुकेंगे आप लोग? इस देश को कहां ले जाके छोड़ेंगे आप?
कल कोई अडल्ट है, कोई अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहता है, आप कौन होते किसी को रोकने वाले? हाँ, मेरे रिलीजियस बिलीफ के लिहाज से कोई गलत करता है तो मैं बोलूँगा गलत है, मगर मैं ये बोलूँगा नहीं मेरा बिलीफ चलेगा, कैसे चलेगा? ये तो नहीं, तो उन्होंने ये भी कहा, हर्ष सांघवी ये कह रहे थे कि अगर आप प्यार से पूरे प्यार के इरादे के साथ किसी के पास जाते हैं तो प्यार में ऐतराज नहीं है, लेकिन जब उसमें षड्यंत्र होता है, कोई मुस्तफा महेश बनता है और ये एक ट्रेंड दिखाई देता है तो फिर ये चिंताजनक हो जाता है। सर ये इनकी बीजेपी की एक कोशिश है, मुस्लिम हेट्रेड की ये क्लियर मिसाल है, क्लियर मिसाल है। ये ऐसे कई इंसिडेंट्स के आपको बता दूंगा जहां पर सब मिलकर महिलाओं पर जुल्म करते हैं। क्या करेंगे उसको? आप जुल्म हो रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। आप हर चीज में आप हेयर स्प्लिटिंग करना चाहते हैं तो बीजेपी की पुरानी आदत है। ये जो आपके बारे में एक नजरिया है कि जब भी कभी मुस्लिम कौम से आने वाला कोई विक्टिम होता है तो आप पूरी ताकत के साथ आगे बढ़कर उसका बचाव करते हैं। अच्छा, अक्यूज्ड अगर होता है हाँ। तो आप उससे बचते हैं, आप उसके बारे में बोलने से बचते हैं। क्या ये सही है? गलत को गलत ही कहेंगे। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि जब तक आपके सामने नहीं बोले तो बोले हैं, नहीं बोले तो नहीं बोले। कोई गलत करेगा तो गलत करें, बिल्कुल गलत है, उस पे क्या ऐसा क्यों समझ जाता है? हमारा प्रॉब्लम यह है कि अगर आपका जब तक कैमरा नहीं आया, नहीं क्या बोले, नहीं बोले, अरे नहीं बोले तो आप नहीं आए तो हम नहीं बोले, मगर हम तो उसको बोले हैं, उसको कंडेम करते हैं दिल से। कोई गलत है तो बिल्कुल गलत है, उसको गलत ही कहना पड़ेगा। अभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जो फोटो G20 से आई उसको लेके भी ट्वीट किया। हाँ बिल्कुल किए। आपको भी वो भी रास नहीं आया? मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरा देश का प्रधानमंत्री वो चाइना के प्रीमियर को देखकर, उठकर, पलटकर, जाकर हाथ मिलाता है। मुझे बड़ी तकलीफ हुई। हमारे 20 सिपाही मर गए गलवान में, चीन ने मार दिया उनको। पुतिन का तारीफ करना, सुनक का फोटो डालना, बाइडन का आकर हाथ मिलाना, ये अच्छा लगा आपको? नहीं, देखिए ये G20 में प्रधानमंत्री पुतिन से मिले हैं, सुनाक से मिले हैं, बाइडन से मिले हैं, मगर क्या इन्होंने हमारे 20 सिपाहियों को मारा था? क्या आज डेप्सांग डेमचाक में हम जा सकते हैं वहां पर? अच्छा, हॉट स्प्रिंग में जहां पर हम पेट्रोलिंग करते हैं पेट्रोलिंग कर सकते? नहीं कर सकते हम लोग। पंगसोंग सू लेक में जहां हम पेट्रोलिंग कर सकते, नहीं कर सकते हम लोग। कौन सी नेशनलिज्म की बात भाजपा कर रही है? प्रधानमंत्री ऐसा बैठे हैं, उनको मालूम हुआ तो उठकर, पलटकर, जाकर उससे हाथ मिलाते हैं। भाई 20 जो सिपाही मर गए, क्या करेंगे उनको आप? डेप्सांग डेमचाक में चीन बैठा हुआ है, हम जा नहीं सकते वहां पर। और खुद लद्दाख का कॉरपोरेटर कहता है कि अब विंटर में हम जो जानवर को लेकर ग्रेजिंग को जाते थे, हम नहीं जा पा रहे हैं, चीन आने नहीं दे रहा हमको। 5 गांव हम खो दिए वहां पर, 8 किलोमीटर के अंदर चीन की फौज बैठी हुई है, इसीलिए तकलीफ हुई हमको। नहीं तो आपको लगता है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में आपने ऐसी कोई नजदीकियां, कोई कुर्बत नहीं देखी थी? G20 का एक प्लेटफॉर्म है और वो भी डिनर के समय की फोटो है और उसके अपने प्रोटोकॉल्स हैं, नॉर्म्स हैं। क्या आपको लगता है कोई प्रोटोकॉल नहीं है? और दूसरा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। देखिए, अगर सामने आ गए तो इखलाकी फरीजा है, आप उठकर, पलटकर, जाकर मिलाते हैं और भाजपा वाले तारीफ, देखिए प्रधानमंत्री, अरे वो पलटकर जाके मिल रहे हैं उनसे। होना तो ये चाहिए था कि वो सामने आकर हमारे प्रधानमंत्री से मिलता। नहीं तो आप क्या चाहते हैं, वहां शी जिनपिंग की कॉलर पकड़ लेते हो? नहीं सर, मैं कहां कह रहा हूं गुंडागर्दी करो, मैं कहां कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि चीन गुंडागर्दी हमारी जमीन पर कर रहा है, हमारे 20 सिपाहियों की जान ले लिया वो। आप कैसे उससे उठकर जाकर हाथ मिलाते हैं? कूटनीति के तकाजे भी आप जानते होंगे। सर, मैं आपकी तरह एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर इतना तो जानता हूं कि उस तरह से प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। तो बाइडन से मिले, सुनाक से मिले, सबसे मिले प्रधानमंत्री। हम क्या उस पर कुछ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं हम, क्योंकि आप इंटरनेशनल मुद्दों पर और इन पर भी बोल रहे हैं, इंटरनेशनल लीडर्स पे भी बोल रहे हैं। ईरान और हिजाब पर भी आप बोलना चाहेंगे? कितनी बार पूछेंगे ईरान के बारे में? मेरे को क्या करना है ईरान से? भाई प्रधानमंत्री को एक स्टेटमेंट बोल दो, बोलिए ना ईरान के ऊपर।
वो बोल दे ईरान के ऊपर जो हो रहा है सही है गलत है, ठीक है मान लेंगे उसको, बोलते ही। आप बोलना अरे चाहिए मैं इसमें। क्यों बोलूं, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं। मैं और लोग तो ये भी कहते हैं कि एक बार अगर मिलिएगा ओवैसी जी से तो पूछेगा कि वो शिया हैं कि सुन्नी है, थोड़ा बताएं हमको, समझ में आएगा, फिर समझ में आएगा ईरान पर वो क्यों बोलते हैं नहीं बोलते हैं। देखिए मैं एक मुसलमान हूं, मैं एक मुसलमान हूं और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक आशिक हूं और उनके गुलामों का गुलाम हूं। मैं कुरान और सुन्नत को मानने वाला हूं, संविधान को मानने वाला हूं। अब अगर किसी को और डिटेल चाहिए तो आइए बैठिए मेरे सामने बात करते, हम भी पूछें कि तुम क्या हो, आप पूछिए। अच्छा ईरान के तक ये बताइए, ईरान में जो हो रहा है यहां पर तकलीफ क्यों हो रही है? यहां पर यहाँ इंडिया में भी तो आपने देखा कई जगहों से पगड़ी उछाले जाने की खबरें आई। इंडिया में जो बच्चियां हिजाब पहनना चाहती हैं आप उनको रोक रहे हैं। अरे भाई देश की फिक्र करो ना, घर की फिक्र करो। घर में जो हो रहा है उसको देखो, नहीं घर में नहीं देखेंगे ईरान को देखेंगे, ये कौन सी बात है? अरे बच्चियां हिजाब उतारना भी तो चाहती हैं, वो भी तो देखना चाहिए आपको। देखिए चॉइस, भारत के संविधान में चॉइस एक फंडामेंटल राइट है। तो फिर चॉइस के मामले में नेतागिरी नहीं होनी चाहिए। नहीं चॉइस तो आप कोर्ट डालने का हक है ना, चॉइस कर रहे हैं आप, या तो मेरे को डालेंगे किसी और को डालेंगे। कपड़ा कोई क्या पहने वो भाजपा तय करेगी। ईरान में हिजाब उतार रहे हैं तो बड़ी खुश, और यहां पर हिजाब पहनना चाह रहे तो मत पहनो हिजाब। मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर उधर से नेतागिरी आपको ठीक नहीं लग रही है तो आपको भी इसमें नेतागिरी नहीं करना चाहिए ना। ईरान और भारत में कंपैरिजन करना भारत की तौहीन है। वो एक थियोलॉजिकल कंट्री है, बीजेपी भारत को भी एक थियोलॉजिकल कंट्री बनाना चाहती है। यहां पर बाबा साहेब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है, वहां पर संविधान नहीं है। मसला महिलाओं के हक का है। अरे सर महिलाओं का हक मैं कहां से डिराइव कर रहा हूं? संविधान से डिराइव कर रहा हूं। अच्छा इनसे पूछे ईरान में डेमोक्रेसी है क्या? हर कोई लड़ सकता है इलेक्शन ईरान में? नहीं। ईरान की जो सुप्रीम काउंसिल है वो वेट करता है कि कौन चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा। अच्छा हम क्यों खरीद रहे हैं भाई ईरान से, क्यों छाबार पोर्ट बना रहे हैं? इन लोगों को कहना चाहिए कि मोदी जी छबार पोर्ट को बनाना बंद कर दीजिए ताकि हम अफगानिस्तान में अंदर ना जा सके, बंद कर दीजिए ना। बोलिए सर वहां इतनी बंदिशें हैं, आप बता रहे हैं अरे कि थियोलॉजी के हिसाब से नहीं, वहां इतनी बंदिशों के बावजूद महिलाएं आगे आ रही हैं और यहां पर आप बातें कर रहे हैं सर। अरे यहां बंदिशें नहीं है, यहां बंदिशें नहीं है। यहाँ दोनों जगहों की बात आप खुद ही मान रही है, डेमोक्रेसी है सर। यहां पर तो बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिया गया, प्रधानमंत्री ने छोड़ दिया। सर संवैधानिक बंदिश तो नहीं है ना? संविधानिक बंदिश नहीं है, मगर आपने संविधान को उसकी धज्जियां उड़ाकर कह दिया कि नहीं तुम हिजाब नहीं पहन सकती। सर इन मसलों में भी अदालत का रोल है ना सर, आप इसको पॉलिटिकल क्यों बना देते हैं? सुनिए अदालत का एक जजमेंट आया है फेवर में हिजाब के, एक नहीं आया है। एक तो ओपिनियन, एक जजमेंट आ गया है फेवर में माशाल्लाह से, एक आ गया है। नहीं लेकिन आपको हमेशा ऐसा क्यों होता है कि वो कहीं का लॉ एंड ऑर्डर देखने वाला कोई होम मिनिस्टर हो या फिर कहीं की कोई सरकार हो, सूटेबिलिटी के हिसाब से आप चीजों को वेलकम करते हैं, वरना आप अदालत को भी नहीं मानते? जैसा कि आप अदालत को भी कई बार कह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट इज नॉट इनफॉलिबल। हाँ बिल्कुल वो राइट है, ये तो जस्टिस जेएस वर्मा ने कहा था। जैसे ये बिल्किस वाले मामले में आप सीधे उसको प्रधानमंत्री से जोड़ते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की सरकार ने उनको छोड़ा है, गुजरात सरकार ने नहीं छोड़ा उनको। सीबीआई ने अपोज किया, सीबीआई जज ने अपोज किया, तो प्रधानमंत्री की यूनियन गवर्नमेंट ने उनको छोड़ा है, इसीलिए तो कहेंगे ना उनको। तो ये जब ये बिल्किस वाली बातें लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं और तकरीरें कर रहे हैं, क्या सुनने को मिल रहा है लोगों की तरफ से? कोई कह रहा है कि भाई कोई तो दीवाना कह रहा है बिल्किस के बारे में, बाकी सब अक्लमंद गूंगे बनकर बैठे हैं। नहीं अगर मैं वही समझना चाहता हूं कि आप ही आम आदमी पार्टी इस पर कुछ नहीं बोल रही है, कांग्रेस को हम नहीं सुन रहे। अरे वो कहां बोलेंगे, वो तो छोटा रिचार्ज है, वो कहां बोलेंगे? वो तो देखिए, वो तो तबलीगी जमात को झूठा इल्जाम वो लगाते थे, और जब दिल्ली में कोविड की लिस्ट आती थी तो ये जनरल लोगों की कोविड की लिस्ट और दूसरा तबलीगी जमात सुपर स्प्रेडर, कोर्ट ने उसको खारिज किया। दिल्ली में दंगे हो रहे थे, वो गांधी की समाधि पर जाकर बैठ गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री 2013 के नरेंद्र मोदी हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, उन्हीं की तरह बनना चाह रहे हैं। आप उनको छोटा रिचार्ज कहते हैं। हाँ। वो कहते हैं इनका वाला जो कूपन है उसको स्क्रैच करो तो लिखा था ऊप्स सॉरी नो बैलेंस दिस टाइम। अच्छा नहीं कोई बात नहीं, उनको वो भूल रहे हैं
कि जब वो दूसरी मर्तबा असेंबली का चुनाव लड़े थे तो कौन आकर मिला था हमसे। उनको याद रखना चाहिए, उनको याद रखना चाहिए, अब उनको समझ में आ जाएगा। तो ये बातें उस समय क्यों नहीं आती सामने, अब यहाँ पर नहीं, बैठकर आप याद दिला रहे हैं? नहीं, हम बहुत सी बातें अपनी खबर को लेकर जाएंगे, बोलते नहीं है। तो अब आपको आगे सिनेरियो दिखाई क्या दे रहा है? आप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक ध्रुव में खड़ी हुई है, दूसरी तरफ इधर आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है, कांग्रेस खड़ी हुई है, साथ में आप भी हैं। दिनेश भाई, आप एक बात सुनिए, हम 13 सीट पे लड़ रहे हैं। एक तो कांग्रेस ने उस जमीर फरोश को खरीद लिया आपने, अब 182 में 13 हम लड़ रहे हैं। बाकी के भी जीत जाइए ना, हरा दिए बीजेपी को, चलिए, कौन रोक रहा है आपको? हरा के बताइए, आप हरा के बताइए बीजेपी को, चलिए, मैं चैलेंज कर रहा हूं, हम भी कहेंगे हराइए बीजेपी को। कब तक आप हम पे उंगलियां उठाएंगे? अच्छा, एक बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी का, जितने कांग्रेस पार्टी में जो हिंदू नेता हैं जो आज से 40 साल पहले थे, उनका सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन कांग्रेस में बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट पर है। अहमद भाई पटेल का बेटा और बेटी कहां है आज? जिस शख्स ने अपनी जिंदगी पूरी लगा दी कांग्रेस पार्टी के लिए, बोलो कांग्रेस पार्टी वालों, कहां है अहमद भाई पटेल के बेटा और बेटी? अब ये सुनने के बाद कल से लगा देंगे उनको देखना काम पे, बोलिए ना, नहीं बोलेंगे उस बात को। यही तो हम बता रहे हैं कि इनका जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं, जो हेट्रेड है, वो दिख कर आ गया है। आप कहते हैं हेट्रेड, वो तो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, पूरा पदयात्रा चल रही है तमाम जगहों पर, कह रहे हैं बड़ा जबरदस्त रिस्पांस भी मिल रहा है। अब क्या बोलेंगे सर, जंग यहां पर है, आप सरहद से तोप चला रहे हैं तो क्या जीत जाएंगे आप? अब कौन बोलेगा? कौन? वो चल रहे हैं, अच्छा है, पैदल चल रहे हैं, चलना चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन जंग यहाँ है, तोप वहां से चला रहे हैं, ना हो कोई बात नहीं, यहाँ आकर जो तोप चला रहे हैं उनको तो कुछ मिलना चाहिए, उनको भी गारंटी नहीं। सर, जब तारीख लिखी जाएगी तो लोग लड़ने वालों को याद करते हैं, मैदान छोड़ने वालों को लोग याद नहीं करते। नतीजा मेरे हाथ में नहीं है सर, नतीजा अल्लाह के हाथ में, मगर कम से कम मैं इस जमीन पर आकर अपनी पार्टी, अपने उसूल, अपनी बिलीफ पर लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। वो मुझे याद आ रहा है, हालांकि इसको कंपेयर करना चाहिए कि नहीं, कि किसी ने कहा कि बहुत कोई दौड़ भाग कर रहा था, उससे कहा कि यार ये सब तो ठीक है, ये बताओ कि वो जो तुम लेने गए थे वो लाए कि नहीं? बोले देखो वो आया कि नहीं, लेकिन मेरी भागदौड़ में कोई कमी रह गई हो तो बोलो। नहीं, आपने वो नहीं सुना कि 3 लोग थे, एक भाजपा के, कांग्रेस के, आपके, तीनों में बहस हो रही थी कि कौन सबसे बड़े वादे करेगा। तो भाजपा ने कहा कि हमारे पास इतनी जमीन है कि अगर हम जब फर्टिलाइजर डालते हैं जमीन पर, वापस आने तक अनाज उग जाती है। तो कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर ने कहा कि हमारे पास इतना बड़ा बंबू है कि हम दरियापुर से अगर तारा हटाएं तो वो वेजलपुर चला जाता है, और अगर वेजलपुर से उसको हटाएं तो सूरत चला जाता है। तो आप पार्टी ने कहा कि तुम वो बंबू कहां रखते? तो कांग्रेस ने कहा कि तुम्हारे घर में, आंगन में रखते हैं हम। तो ये तो चलता है ना, ये तो लंबी लंबी छोड़ते हैं लोग, ये तो छोड़ते हैं, लंबी लंबी छोड़ते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सब एक तरफ खड़े हुए हैं, केवल असदुद्दीन ओवैसी जो है लड़ाई का परचम संभाले। आप बताइए, 15 लाख अकाउंट में आए, यहीं इसी 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री ने बैठकर चाय पीकर कहा था कि ब्लैक का पैसा आएगा, पैसे दे दूंगा, डाल दूंगा, आए नहीं आए। 2 करोड़ नौकरियां आए नहीं आए। अब कह रहे हैं कि 2024 तक मैं 10 लाख नौकरियां दूंगा। अरे नौकरियां छोड़ो, सिटी स्कैन लगा दो, MRI लगा दो पूरे गुजरात के जिलों में, बोलिए ना, वो नहीं बोलेंगे। अब इसके बाद अखिल भारतीय भाईजान का क्या क्या प्लान है? ये तो गुजरात सामने दिखाई दे रहा है, आगे कश्मीर भी है, इधर छत्तीसगढ़, कर्नाटका और मध्य प्रदेश भी दिखाई दे रहे हैं। नहीं, अभी देखेंगे, राजस्थान, कर्नाटका है, अभी हमारी कोशिश होगी। जमील खान राजस्थान में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कर्नाटका में भी हम लोग मेहनत करेंगे। कश्मीर जाएंगे? नहीं सर, नहीं सर, मैं दूर हूं उससे। मैं कश्मीर के जो जनता पर जुल्म होगा उनका एक स्पोक्स पर्सन हूं कश्मीर के बाहर, मगर चुनाव कश्मीर लड़ना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुत पर्दे हैं, पर्दों में पर्दा है, पर्दों में पर्दा है, कौन है नहीं मालूम। वहां पर्दे बहुत हैं या कॉम्पिटिटर बहुत हैं? नहीं सर, वहां पर्दे बहुत हैं, बहुत पर्दे हैं वहां पर। माने वो कौन किसका है नहीं मालूम, कौन IB का है, कौन लोकल IB का है, कौन वो उस ग्रुप का है, मुझे नहीं मालूम। तो आप कह रहे हैं नहीं, उससे बच के रहना अच्छा है, इज्जत बच जाएगी। तो हम कश्मीर पे जुल्म होगा बराबर बोलेंगे। 370 के खिलाफ मैंने वोट दिया था, वो बोलता रहूंगा मैं। नहीं, तो ये आप कह रहे हैं कि वहां पर्दे बहुत हैं, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। हाँ, बाकी जगहों पे तो जाकर आप पर्दा हटाने का काम करते हैं ना? नहीं, बाकी जगह पर्दे जो डाल चुके हैं मुसलमानों पर, हम उन पर्दों को उठा रहे हैं कि देखो ये आप पे जुल्म कर रहे हैं। अब देखिए वो सिद्धपुर का कांग्रेस का कैंडिडेट, हम मुसलमानों को बचाते हैं,
अमा यार 5 साल में तुमने क्या किया? कितने स्कूल खोले सिद्धपुर में? बताओ बताओ ना, कितने तुमने सिद्धपुर में स्कूल खोले? चुनाव आता है तो मुसलमान की जिंदगी और मौत का इलेक्शन हुआ था, उसका रोज मरता है मुसलमान, उसका वीडियो चल रहा है सिद्धपुर के मोहतरम का, वो महाशय का। चुनाव के बाद क्या होगा फिर? अब मुसलमान को बिठाकर आप ये डर दिलाते हैं, ये होगा। अरे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो होगा उसका मुकाबला करना चाहिए हम लोगों को। नहीं तो वो तो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो जुल्म हो रहा है, क्या उसकी आवाज महबूबा मुफ्ती भी कहती हैं, अब्दुल्ला साहब भी कहते हैं कि क्या वो वैसी तक नहीं पहुंचती? नहीं, महबूबा मुफ्ती साहब तो मोदी जी ने खड़े रह के फोटो ली थी, सरकार बनाई थी उनके साथ, उनको बोलना चाहिए। उनके साथ सरकार बनाई थी ना, मोदी जी ने खुद सरकार बनाई थी, उनको सोचना चाहिए था। बीजेपी इस पर कुछ नहीं बोलेगी। ये जो आप कहते हैं डर दिखाने वाली बात, लोग तो ये कहते हैं सबसे ज्यादा मोदी का अगर कोई डर दिखाता है मुसलमानों को, वो वैसे दिखाते हैं। नहीं, डर तो मैं कहता हूं कि सिर्फ अल्लाह से डरो, मोदी से मत डरो। जो जमीन और आसमान का खालिक है उससे डरो, इंसान से ना दो, इसी से डरो, ना आपसे डरो, ना किसी से मत डरो। मैं तो वही बोलता हूं, क्यों डरना है हमको? नहीं तो कौन ये कहता है कि मोदी से डरो? अगर आप ये कहते हैं कि ऊपर वाले के अलावा किसी से मत डरो, हाँ। तो ऐसा कौन है जो ये कहता है कि अमुक से डरो, ओवैसी से डरो या फलाना? नहीं, अगर कहता। कोई नहीं बोलना चाहिए, अगर कोई बोलता है तो। मैं तो नहीं बोलता हूं, मैं तो कहता हूं कि मोदी जी से मुकाबला करो, हमारे देश के प्रधानमंत्री जरूर है, मगर उनसे पॉलिटिकली मुकाबला करो, उनकी गलतियों को सामने रखो, उनकी पार्टी से, उनकी आइडियोलॉजी से मुकाबला करो। लोग आपकी बातों को तब और प्रामाणिकता के साथ लेते कि अगर आप 10 बुराइयां करते 10 तो अच्छे हुए काम 2 अगर आपको नजर आते और साथ में आप उनको भी गिनाते तो लोग समझते आप समालोचना करते हैं। आप केवल अंधा क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं, केवल बायस्ड तरीके से चीजों को नहीं देखते हैं, आप देखते हैं कि अच्छा क्या हुआ, बुरा भी बताते हैं और अच्छा भी बताते हैं। सर, आपका फ्यूचर है पॉलिटिक्स में, आपका फ्यूचर है। आप जो बैलेंसिंग कर रहे हैं ना, माशाल्लाह से, वाह, वो आपका बड़ा फ्यूचर है, मेरा तो नहीं नजर आता। रहा भी होगा, फ्यूचर अगर अव्वल तो है नहीं मेरा, मैं देखता नहीं हूं, लेकिन अब रहा भी होगा। नहीं, आपके नहीं, कहने के बाद आपके दिल के जो एम्बिशन से जबान पे आ रहे हैं धीरे धीरे धीरे। क्या है वो एम्बिशन? नहीं, नहीं, लग रहा है कि आप जाएंगे पॉलिटिक्स में। एक तो चला गया एक एंकर, लगता है आपके भी कुछ ख्वाहिशात नहीं, हैं। क्या बनने वाला हूं वो भी आप, क्योंकि आप एक जगह कह देते हैं मैं ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन एक जगह पर आपको भविष्य दिखाई देने लगता है। नहीं अभी सर, मेरा दिखने लगा। नहीं सर, आपकी ख्वाहिश नजर आ रही है। मैं कोई सितारे पढ़ने वाला नहीं हूं। मैंने आपसे एक चीज कही कि अगर कहीं अंधेरा है और कुछ उजाला भी है तो आप अंधेरे की भी बात करें, उजाले की भी बात करें, तो समझ में आएगा कि आप दोनों चीजें देख रहे हैं। अगर आपको केवल अंधेरा दिखाई दे रहा है तो लोग कहेंगे कि बाकी क्यों नहीं देख रहे हैं। कुछ अच्छा भी हुआ क्या? कुछ लेश मात्र भी, छोटा सा भी कहीं कुछ ऐसा हुआ जिसमें आप कहें हाँ ये ठीक है? एक काम अच्छा हुआ, जो मोदी जी ने हमेशा के लिए जो मुसलमानों को एक दिखाया गया था ख्वाब कि आपका मुस्लिम वोट बैंक, उन्होंने उसको हमेशा के लिए मिटा दिया और बता दिया कि इस देश में खाली मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट बैंक था और रहेगा। और इस बात पर मैंने 2014 में देश के प्रधानमंत्री को मुबारकबाद दी थी कि मोदी जी आपका शुक्रिया, आपने इस मिथ को हमेशा के लिए मिटा दिया। ये हुआ नहीं, लेकिन क्या ये जो समझा जाता था कि मुसलमान जो है वो मोनोलिथिक वोट बैंक हैं, वो स्ट्रैटेजिक वोटर्स हैं, क्या वो भी एक मिथ है जो टूटता जा रहा है? जब हम देखते हैं कि बहुत जगहों पर नरेंद्र मोदी के प्रशंसक मुसलमान मिलते हैं और कहते हैं कि इन्होंने जो काम किया उसके तो हम मुरीद हैं। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए एक मुसलमान को टिकट नहीं देते गुजरात में। 84 में आखिरी मरतबा एक मुसलमान लोकसभा का एमपी बना था। इसीलिए आप डिस्टर्ब एरियाज एक्ट में घर खरीदने नहीं देते। इसीलिए आप मुसलमान इलाकों में साफ पीने का पानी और स्कूल नहीं मिलता। ये भी आपकी मोहब्बत की मिसाल है। इसीलिए बिल्किस बानो के कातिलों को बेटी के कातिलों को छोड़ा गया। ये भी तो सब चीजें हैं ना, इसको कौन डिनाई कर रहा है? मैंने इनकार नहीं कर रहा हूं, मानता हूं इसको मैं। नहीं, मैं तो इसको एक पॉलिटिक्स के स्टूडेंट की हैसियत से, क्योंकि नहीं, आप तो इनसाइड आउट ये कर रहे हैं, मैं ये समझना चाहता हूं कि मुसलमान ये माना जाता रहा, वो ये हमेशा देखकर वोट करता है कि हमारा वोट वेस्ट ना जाए, भारतीय जनता पार्टी जीतने ना पाए। क्या ये ऐसा ही अब भी कायम है? मैं आज भी गुजरात में कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में मैंने कहा, पंकज भाई को हमने इंटरव्यू में कहा था कि अल्पसंख्यक समाज, आदिवासियों को, दलितों को ये समझना चाहिए कि आप किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोक नहीं सकते। आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को कामयाब करके विधानसभा भिजाइए। ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम हरगिज नहीं है। मगर मुसलमानों को ये एक झूठा ख्वाब दिखाया जाता है, ये हो जाएगा। अरे क्या होगा? अगर देश के प्रधानमंत्री को 2019 में 2014 से कंपेयर करेंगे तो 60% ऑफ हिंदू पोल वोट उनको मिलता है। क्या बता रहा है बताइए? ये
इन पार्टीज को सोचना चाहिए ना, जो आज हमको आकर डरा रहे हैं, मुसलमानों का वजूद खत्म हो जाएगा, मुसलमान वो फुला है। आप बताइए आपने क्या किया? ये असल झगड़ा है यहां पर। किसने बोला मुसलमानों का वजूद खत्म हो जाएगा? कल सिद्धपुर का वो जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, उसने सब बातें की इस तरह की। तो इसको आप ब्लैंकेट मान लेते हैं, पार्टी की सोच मान लेते हैं? अरे कैंडिडेट है कांग्रेस का, वो बोल रहा है तो पार्टी को डिसोन करना चाहिए। तो आपके सर तन से जुदा नारे हाँ, लगाने वाले लोगों को तो उनको केस बुक हुआ। नहीं, वो पार्टी की सोच नहीं हो सकती ना। नहीं हो सकती, उन पे केस बुक हुआ है। अरे मैं कह रहा हूं वो इंडिविजुअल्स ने कहा, वो पार्टी की सोच नहीं हो सकती ना। वो बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं तो कहूंगा कि सर तन से जुदा नहीं, मुसलमानों को कहना चाहिए कि तुझसे गुर्बत जुदा, तुझसे बेइल्मी जुदा, तुझसे बेनमाजी जुदा, ये होना चाहिए। तो ये जो मुसलमानों की तमाम बातें आप करके सब जगह पर जाते हैं, और आप ये भी कहते हैं कि इतने दिनों से यहाँ पर जो लोग पहले से थे और सियासत करते रहे, मुसलमानों के हिमायती बनने की बात करते रहे, उन्होंने केवल लोगों की आंखों में धूल झोंका है, और तुम दरी बिछाने का काम करते रहे हो। अब मैं आ गया हूं और तुम ये सिर्फ नहीं करोगे और तुम्हारा मुकाम वहां है, ये तमाम बातें आप करते हैं। उसके बाद वो लोग आकर आपको वोट क्यों नहीं करते? अरे सर देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी की जर्नी में इन राहों से गुजरना पड़ेगा। हम आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में इन राहों से गुजर चुके हैं। हम कोई महल से उतरकर महल में नहीं चले गए। हम कोई क्या बोलना चाहिए, चमन में चलकर सियासत में नहीं आए। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये आप शुरुआत की कुछ सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, आगे आपको मुस्तकबिल बड़ा बुलंद दिखाई दे रहा है, या आप असल में वो चीजें लोगों के सामने रख रहे हैं जिसके कोई सब्सक्राइबर्स और टेकर्स नहीं? नहीं, हमारा मुस्तकबिल, हमारी पार्टी का मुस्तकबिल जरूर है, और इंशाअल्लाह ताला मेरी जिंदगी खत्म होने से पहले वो तमाम कामयाबियां आपको और हमको नजर आएंगी इंशाअल्लाह। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी, TV9 भारतवर्ष पर हमारे साथ हमेशा की तरह बहुत बेलाग तरीके से, खुलकर और दिल की बात करने वाले। और मेरे को पता नहीं वो आने वाले दिनों में क्या बनाने वाले हैं, अभी बाद में बता दीजिएगा क्या बनने वाला हूं। बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियों से एक बार फिर से शुक्रिया कहना चाहेंगे ओवैसी साहब का। और एक अभी लेने छोटा सा